7 तारखेला संध्याकाळी 4 वाजता मीटिंग लावलेली, पण नुसती मीटिंगने होणार नाही हा विषय. एवढे वर्ष झालं नाही तर आत्ता काय होणार आहे. पण मुख्यमंत्र्यांशी मी बोलणार आहे, उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहे, विरोधी पक्षनेत्यांच्या सुद्धा कानावर घालणार आहे. कारण का त्यांनी स्वतः ह्याच्यात इंटरव्ह्यू केल्याशिवाय हा विषय मार्गी लागत नाही. तर असं म्हणतायत की जर अतिक्रमण काढलं नाही तर आम्ही ते उकरून टाकू. तुमची सुद्धा तीच भूमिका आहे? निश्चित काढणार ते. पहिली जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारची जबाबदारी. तुम्ही काय शांत बसणार आहे काय? म्हणजे तुम्ही सोयीनुसार तुम्ही अतिक्रमण काढणार. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या विशाळगड किल्ल्याचं अतिक्रमण काढायला तुम्हाला वेळ नाही का? आणि आपण कुठं म्हणतोय की सगळ्यांनाच काढा. ज्यांचं नाव आहे त्यांना ठेवायचं, ज्यांच्या इतिहासात नोंद आहे त्यांचं राहून दे. त्यांना ह्या लोकांनी तलवार मारलंय बघा. पोलीस कर्माने काही सुरक्षा दिलेली नाही. पोलीस कर्माने काही सुरक्षा आणि शासनाने बेकायदेशीरपणा संपूर्णरित्या आम्हाला काही सहकार्य केलेलं नाही. नासधूस करण्याचं आपल्याला केल्याचं पाहायला मिळते. हजारोच्या संख्येने शिवभक्त या ठिकाणी होते. अनेकांचा दरम्यान ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आहेत कोल्हापुरातल्या विशाळगडावरची. या ठिकाणी अतिक्रमण काढावं यासाठी संभाजीराजे छत्रपती हे आक्रमक झालेले आहेत. मात्र सकाळीच स्थानिकांना मारहाण आणि दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येतोय. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विशालगढ़ 14 जुलाई को राइट्स हुए थे, मस्जिद को डैमेज किया गया था, एनक्रोचमेंट जो इलीगल एक्टिविटी है उसके बारे में क्या हुआ, और साथ ही साथ जो लोगों के घर लूटे गए उसके बारे में क्या हुआ, और साथ ही साथ हम देखेंगे पॉलिटिशियंस ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने क्या कहा, सोशल वर्कर्स ने क्या कहा, और मेरी छोटी सी एडवाइस एंड ऑफ द वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप सबको पता है विशालगढ़ में जो विशालगढ़ किला है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है, वहाँ पर काफ़ी इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है। 158 के करीब वहाँ पर जो है शॉप्स और इलीगल टेंट्स बनाकर लोगों ने कब्जा किया है। वो सब में गलत एक्टिविटी है, वो नहीं होना चाहिए, भले वो कहीं भी हो। खास करके विशालगढ़ का जो फोर्ट है वो एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर तो कतई नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट हमारे शहर में भी और कोई भी शहर में एनक्रोचमेंट होना ही नहीं चाहिए। दैट्स एन इलीगल एक्टिविटी। अब ये पूरा जो हादसा है 1.5 से 2 साल से ये जो एनक्रोचमेंट का मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया जा रहा था कोल्हापुर में, विशालगढ़ में। और जो वहाँ के एक्स राज्यसभा MP है संभाजी राजे भोसले, छत्रपति संभाजी राजे भोसले, वो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे थे। और उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी लेटर्स दिए, काफ़ी बार उन्होंने गवर्नमेंट को चेतावनी दी, पर एज यूजुअल गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट के मुद्दे पर बहुत स्लो काम करती है। और इस बार भी उन्हें प्रोसीजर्स लेना पड़ते होंगे मे बी इसलिए, पर इस बार भी उन्होंने काफ़ी स्लो काम किया। उससे भड़कते हुए पूरा जितने संगठन थे, जो NGOs थे, जो संगठन थे, वो 14 तारीख को जो है विशालगढ़ किले पे जमा हुए। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मॉब इतना बढ़ गया था कि उन्होंने जाने अनजाने में या डेलिब्रेटली ही उन्होंने जो गांव का कोई लेना देना नहीं था, गाजापुर विलेज, जहाँ जो 3 से 6 किलोमीटर दूर था एक्चुअल विशालगढ़ थे जहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ था, उस गांव को इन्होंने, जो राइटर्स थे, जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे गांव को लूटा, गाड़ियों को डैमेज किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ियों को डैमेज किया, लोगों के घर लूटे, जेवर लूटे, घरों की छतें तोड़ी, और बहुत इंपॉर्टेंटली वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद थी, उस मस्जिद को आप देखेंगे इस वीडियो में, चढ़ के तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा। महाराजांचं जे विजन, त्यावेळेचं आर्किटेक्चर, त्यावेळेचं इंजिनिअरिंग, हे सगळं खत्म करणार आहे। त्यामुळे महाराजांनी बांधलेले गड जे आहेत, सर्व गड जे त्यामध्ये जे कोणी आता अतिक्रमित जी काही बांधकामं आहेत, ही अतिक्रमित बांधकामं जी आहेत, ती बांधकामं त्यांचं देखील जे जुने आहेत त्यांचं योग्य ते पुनर्वसन करून त्याचे प्लॅनिंग आम्ही करू। परंतु महाराष्ट्रातलं सर्व गडकोट किल्ले जे आहेत अतिक्रमण मुक्त झाले पाहिजे अशी तमाम शिवभक्तांची या महाराष्ट्रातल्या जनतेची इच्छा आहे। आणि खरं म्हणजे त्यांचा कुणावरही आम्ही आकाशबुद्धीने सूडबुद्धीने सरकार कारवाई करणार नाही। आणि त्या गडांवर
जे लोक आहेत जुने त्यांचं देखील एक व्यवस्थित ऍक्शन प्लॅन करू आम्ही आणि त्याप्रमाणे कुणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही. पण जे गडकोट किल्ले जे आहेत ते देखील त्याचं पावित्र्य, त्याचं मांगल्य आणि त्याचा ऐतिहासिकपणा जो आहे तो जपला पाहिजे. हा आपला इतिहास आहे. अब हम देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैदराबाद से, उन्होंने क्या कहा। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों को अरेस्ट करें आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। अब हम देखेंगे देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा, जो हमारे डेप्यूटी सीएम। अतिक्रमण काढलं गेलं पाहिजे ही प्रत्येक शिवभक्ताची त्या ठिकाणी मागणी होती। अर्थात हे कायद्याने नियमाने तोडलं गेलं पाहिजे अशी सरकारची देखील भावना आहे। त्या दृष्टीनं त्या ठिकाणी सरकारच्या वतीनं देखील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई ही करण्यात येते, करण्यात येणार आहे आणि आता जी परिस्थिती तयार झाली आहे त्याच्यामध्ये शांतता कशी प्रस्थापित करता येईल याला आमची प्राथमिकता आहे। अब हम देखेंगे अजीत पवार जी, जो हमारे डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने क्या कहा। शाहू महाराजांनी देखील वक्तव्य केलेले, सतेज पाटील आहेत, संभाजीराजे, या सगळ्यांनी सरकारला जबाबदार धरलं। कसं काय सरकारला जबाबदार धरलं? कारण ही बैठक जी ती आदल्या दिवशी घेणं गरजेचंच होतं। अहो असं नाही हो, ह्याच्यात तुम्हाला तुमचं योग्य वाटतं। कधी कधी आता आपलं आषाढी एकादश होती, मुख्यमंत्री तिथं पूजेला जाणार ना, ही परंपरा आहे ना। महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी तिथं पूजा करत असतात। नंतर ज्यांचा एखाद्याला मान वारकरी संप्रदायातल्या कुणाला असतो ते तिथं पूजा करत असतात आणि कलेक्टर आणि एसपीनी त्यांना सांगितलेलं होतं की चर्चा करायला सरकार तयार आहे, फक्त 1-2 दिवस थांबायला पाहिजे होतं ना। दादा, विशाळगडाच्या निमित्तानं राज्यातल्या इतर गडकोट किल्ल्यांवर जे अतिक्रमण आहे ते देखील निघावं अशा पद्धतीची मागणी आहे। त्या संदर्भामध्ये तुम्हाला माहिती आहे, मधल्या काळामध्ये प्रतापगडचं पण अतिक्रमण काढण्यात आलं। अशा प्रकारची कुठं तुम्ही सगळेजण म्हणता अतिक्रमण आहे, काही ठिकाणी जरूर अतिक्रमण असतील, परंतु तुम्ही इतिहासामध्ये गेला आणि इतिहास वाचला तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना घेऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली। सगळ्या जाती धर्माचे लोक त्यांच्याबरोबर होते, हे इतिहासामध्ये नोंद आहे। होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, अशाही पद्धतीनं आपण सगळेजण वाचतो। अशा अनेक, आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहेत आणि काही तर गोष्टी फार पूर्वीपासून तिथं आहेत, ही पण इतिहासामध्ये त्याच्याबद्दलची नोंद आहे। ह्याही गोष्टी बघितल्या पाहिजे, पण कुठल्याच समाजाने नवीन काही तिथं करण्याचा प्रयत्न करू नये। नवीन कुठं गड किल्ल्यावर नवीन अतिक्रमण किंवा काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करू नये। ज्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागा असतील त्यांनी पर्यटक तिथं येत असताना त्यांना कधी एखाद दिवस राहण्याच्याकरता, आता काही महिला मला म्हणाल्या की दादा आमच्या 1-2 खोल्या आहेत त्या आम्ही राहायला भाड्याने देतो आणि त्याच्यातनं आमची उपजीविका साधते। एक भगिनी मला म्हणाली की बाबा मी तिथं सरबत विकते। बरं, त्या सगळ्या जाती धर्माच्या आहेत,
म्हणजे ते काही एका समाजाच्या नव्हत्या. मी आत्ता त्यांच्याशी बोलत होतो. त्याच्यात हिंदू होते, मुस्लिम होते, वेगवेगळे घटक होते आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकजण आपला आपला उदरनिर्वाह तिथं करण्याचा प्रयत्न करत असतं. ह्याच्याबद्दल थोडंसं फार बारकाईनं विचार करून आम्ही सगळेजण एकत्र कॅबिनेटमध्ये किंवा सरकार म्हणून ज्यावेळेस बसतो त्यावेळेस ह्याला काय करायचं, ह्यांनाही कुठं वाऱ्यावर सोडता कामा नये. त्यांचीही उपजीविका चालली पाहिजे, परंतु किल्ल्याचं पण संवर्धन झालं पाहिजे. तिथं पण जो काही इतिहास आहे तो पुढं पिढ्यानपिढ्या पुढच्या लोकांना पण ऐकायला मिळाला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीतनं कसा मार्ग काढायचा, त्याच्यात इतिहासकार जे आहेत त्यांचाही सल्ला आपण घेऊ. जे त्याच्यातले तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांचं काय मत आहे, असं वेगवेगळ्या लोकांशी सल्लामसलत करून वेगवेगळे भागातली लोक तिथं लोकप्रतिनिधित्व करतात. काही तिथले खासदार असतील, आमदार असतील, व तुमचं काय मत आहे, त्यांची मतं, इतरांची मतं, प्रशासनाचं काय म्हणणं आहे. कारण प्रशासन अनेक वर्ष तिथं काम करत असल्यामुळं त्यांनाही त्याच्यातली बारकावे माहिती असतात. अशा पद्धतीने सगळ्यांना विचारून योग्य पद्धतीनं मार्ग काढला जाईल, पण न्यायव्यवस्थेने सांगितलेल्या गोष्टीचा कुठेही अनादर केला जाणार नाही. बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका स्टेटमेंट. अब्दुल सत्तार जी जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर है, देखिए उन्होंने क्या कहा. वाटतं की सर्व धार्मिक स्थळ आहे ते जपून ठेवायला पाहिजे. हे जातीय तीड निर्माण होणार नाही त्याची दक्षता पुढाऱ्यांनी घ्यायला पाहिजे. ते राजे असो का इम्तियाज जलील साहेब असो, या दोघांनाही माझी विनंती राहील की राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची दक्षता घ्यायला पाहिजे. शेवटी अल्पसंख्याक समाजाची मस्जिद पाडण्यामध्ये जे लोक चुकीच्या पद्धतीने ते काही केलं असेल त्यांच्या विरुद्ध कारवाई व्हायला पाहिजे. ती मागणी काही चुकीची नाही. एखाद्या मंदिरावर बी चुकीच्या पद्धतीने मंदिर पाडलं गेलं तर त्या ठिकाणी माझी भूमिका स्पष्ट मंदिराच्या बाजूने असते, इथे मस्जिदाची बाजूने आहे. महाराष्ट्र की सब में बड़ी आवाज, सेक्युलर आवाज, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, देखिए उन्होंने क्या कहा. अजित पवारांनी भेट दिली ती बरी आहे, पण हे का घडलं ह्याच्याबद्दल सरकार विचार करेल की नाही. गेले अनेक दिवस तिथे तणाव सदृश्य परिस्थिती होती. सरकारने काय भूमिका घेतली. सरकारचे पालकमंत्री आता एका वाहिनीशी बोलताना म्हणाले की कारवाई करावी लागली, आम्हाला प्रचंड दबाव होता. आता हा दबाव कोणाचा होता. असा कोण आहे जो दबाव, म्हणजे ज्याचा दबाव शासनाच्या प्रक्रियेपेक्षा मोठा आहे. आज कोर्टाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तोडताना शस्त्रास्त्र घेऊन मस्जिद तोडत होते, लहान पोरांना मारत होते, दरोडा घातल्यासारखी घरं फोडत होते. म्हणजे महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही. विशालगडावर जायला एकच मार्ग आहे असा, म्हणजे पोलिसांनी ठरवलं असतं तर एकही माणूस वरती जाऊ शकला नसता. मग पोलीस काय करत होते. हा हायकोर्टाने प्रश्न विचारला ना. हायकोर्टाने सांगितलं की म्हणजे ही दंगल घडली त्याच्या आधी पोलिसांनी काय बंदोबस्त ठेवला होता, कसा बंदोबस्त ठेवला होता याची सगळी माहिती आम्हाला द्या. कायदा आणि सुव्यवस्थाचं राज्य आहे की नाही, जंगल राज्य आहे काय. आप सबने देखा सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, और इसमें अजीत दादा पवार जो एक्चुअल साइट पे गए थे, जिन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2.85 करोड़ का जो डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, बस कुछ ही घंटों में लोगों ने गरीब लोगों की 2.85 करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी को डैमेज किया. साथ ही साथ अजीत दादा पवार ने वहाँ पर 50,000 का कंपनसेशन अनाउंस किया ऑन द स्पॉट जिस लोगों का डैमेज हुआ है, जो लोग पीड़ित हुए इस पूरे राइट से. इसके बाद जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, उन्होंने 80 जो एनक्रोचमेंट है वहाँ पर ऑलरेडी निकाल दिए हैं. अभी भी जो है आधे से ज़्यादा, टोटल 158 एनक्रोचमेंट है विशालगढ़ किले पे. अभी भी वहाँ पर आधे से ज़्यादा एनक्रोचमेंट अभी भी वहाँ पर है. समाजवादी के जो MLA है रईस शेख, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ NCM को लिखा कि स्टेटस रिपोर्ट इसकी बननी चाहिए पूरे इंसिडेंट की, और जो भी कल्प्रेट्स हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए. इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, और एडुकेट जो रिलीफ है, जो भी कंपनसेशन है लोगों तक पहुंचना चाहिए. फाइनेंशियल कंपनसेशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में 14 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट पे जो बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा कि 29 जुलाई तक जो इंस्पेक्टर थे इंचार्ज उस एरिया के, उस इंस्पेक्टर को समन्स किया, उस इंस्पेक्टर को बुलाया और शो कॉज क्या क्या उनके गलती हुई, क्यों इस तरीके के हादसे को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसके ऊपर उन्होंने उसकी
उनकी राय मांगी है, उनके फेलियर के बारे में क्या उनका कहना है, इसके ऊपर हाईकोर्ट ने उन्हें समन्स किया है। उसके बाद पूरी जो डिमोलिशन ड्राइव है सितंबर 2024 तक जो है रोक दी गई है। कोल्हापुर में 500 से ज़्यादा FIR हुई है और इसमें जो लीड कर रहे थे एक्स राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छत्रपति संभाजी राजे भोसले, इनके ऊपर भी FIR हुई है। लोगों ने 21 लोगों को डिटेन किया है। राइट हुआ है जो एरिया में राइट्स हुए हैं, जो एनक्रोचमेंट जहाँ चल रहा था, लेकिन राइट जो है एक्चुअल राइट जो एक अलग एरिया में जो 3 से 6 किलोमीटर विशालगढ़ से दूर थे, अब वो एरिया में ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि लोगों को लूटा गया, लोगों के घरों में जाकर उनके मंगलसूत्र, उनके गहने, उनकी गाड़ियों को डैमेज किया गया। साथ ही साथ बहुत बड़ा एक हर रिलीजन में मंदिर और मस्जिद अपने अपने रिलीजन में इम्पोर्टेंट होती है, मस्जिद को डैमेज किया गया। वहाँ पर कुरान शरीफ थे, रिलीजियस बुक्स थी, उसको डैमेज किया गया, लोगों की प्रॉपर्टी जलाई गई, लोगों के घर तोड़े गए। ये काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है जिसे रोकने में हमारी स्टेट पुलिस जो है फेल हो गई है। अब लास्ट में जो मेरी ये एडवाइस है, ये मेरी एडवाइस इसलिए है क्योंकि मैंने देखा कि मुमरा में हमारे शहर में ह्यूमन चेन और बहुत सी जगह अलग अलग ड्राइव्स हुई है। मेरा ये मानना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो टोटल फेलियर है, पुलिस का, हम सब टैक्स पेयर्स है और पुलिस खास करके महाराष्ट्र स्टेट की जो पुलिस है उसके एंड से ये फेलियर है कि वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। आज मेरा ये मानना है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस और स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जितने भी वहाँ पर लोगों का डैमेज हुआ उसे कंपनसेशन देना चाहिए, पूरा जो प्रॉपर्टी का रीइंबर्समेंट करना चाहिए, रीइंस्टेट करना चाहिए, पूरी जैसी प्रॉपर्टी थी वही स्टेट में लाकर देना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों। दूसरी चीज़, जो भी लोग इसमें गिल्टी पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पहले तो गिल्टी पाया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को टोटली बैन करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ना मस्जिद ना मंदिर को डैमेज कर सके। आगे फ्यूचर में एक ऐसा कुछ होना चाहिए जो फ्यूचर में एक एग्जाम्पल जैसा आ गया है और जो कल्प्रिट्स इसमें गिल्टी माने मिलते हैं, जो मस्जिदों के ऊपर तोड़ रहे हैं, मस्जिद को चढ़कर उन्हें एज अ टेररिस्ट एक्ट लगाना चाहिए ताकि अगली बार मस्जिद और मंदिरों को लोग टारगेट ना कर सके अपने ज़ाती मफाद के लिए। जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल रिइंबर्समेंट होना चाहिए और साथ ही साथ जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इतना मोर्चे वगैरह निकालते हैं वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक्चुअल में अगर हेल्प करनी है तो एक लीगल पैनल बनाकर लोगों को जो जितने लोग इस राइट में जिनका नुकसान हुआ है उन सबको लीगल पैनल बनाकर हाई कोर्ट और जो रेलेवेंट कोर्ट है उसमें इसके ऊपर जो है केस करना चाहिए, पिटिशन फाइल करके उनके लोगों को जो कल्प्रिट है उन्हें सज़ा दिलवाना चाहिए, जो जिसका डैमेज जो है वो लॉसेस की भरपाई देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प अगर लायबल है तो लायबिलिटी कोर्ट में जाकर साबित करना चाहिए, तो लीगल एड देकर ही इसके ऊपर जो है एक्चुअल में लोगों की मदद हो सकती है, ना कि 2-3 दिन पॉलिटिकल माइलेज लेने से बेटर ये है कि लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़कर इन सब की मदद करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करना चाहता था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ ताकि मुझे मेरे बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया कि आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल जो थ्रू आउट 8 डेज में हुआ है उसके मद्देनज़र मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।